हाय गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमारे सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग में एक नए चैप्टर की। सर लास्ट लेक्चर में सर हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला चैप्टर खत्म किया था, जिसमें हमने पूरे आईसीआई स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर किए, कॉन्सेप्ट्स कवर किए और एक समरी नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिए। अब सर आज हम बात करेंगे हमारे एक नए चैप्टर की, जो कि आपके एडवांस अकाउंटिंग का ही चैप्टर है, मॉड्यूल नंबर 3 का चैप्टर है, जिसका नाम है सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी। सर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सर इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सर मैं बताऊं तो सर जो एनबीएफसी वाला चैप्टर है बहुत ही सर छोटा चैप्टर है, छोटा एकदम सर छोटा चैप्टर है। और इतना इजी चैप्टर है कि सर इजीली आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सर फुल का मतलब सर कितने मार्क्स का आता है ये एग्जाम में? सर ये एग्जाम में 5 टू 8 मार्क्स, 5 टू 8 मार्क्स का सर इसका एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। और बहुत ज्यादा सिंपल रहता है सर। थ्योरी आती है सर, प्रैक्टिकल आता है सर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 5 टू 8 मार्क्स का। सर कौन सा क्वेश्चन आता है सर? है टोटल 4-5 क्वेश्चन, जिसमें से टोटल 4-5 कॉन्सेप्ट है, जिसमें से एक आध कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछ लेता है आईसीएम। ठीक है सर। तो हम बात करते हैं सर सबसे पहले नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो सर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती क्या सर? एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मोर देन 50% असेट फाइनेंस असेट हो, और मोर देन 50% रेवेन्यू फाइनेंशियल रेवेन्यू। डेट मीन्स कि सर मैं कह सकता हूं कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर टोटल असेट का मोर देन 50% फाइनेंशियल असेट है, और जिसकी टोटल रेवेन्यू में से मोर देन 50% फाइनेंशियल रेवेन्यू है, तो सर हम उसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहेंगे। हाँ सर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहेंगे हम उसे। आई बात समझ में? यस सर। तो सर एक बात बताइए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है वो एकदम बैंक की तरह होती है, या बैंक और नॉन बैंक, नॉन एनबीएफसी में कुछ डिफरेंस होता है? हाँ सर, एनबीएफसी और बैंक दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ सर, दोनों में डिफरेंस होता है। जो बैंक है वो चेक इशू कर सकती है, बट जो एनबीएफसी है वो चेक इशू नहीं कर सकती। जो एनबीएफसी है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन बैंक डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके साथ ही सर जो बैंक है, आज की तारीख में सर बैंक के ऊपर इंडिया सप्लाई नहीं होते। सर आज की तारीख में बैंक के ऊपर इंडिया सप्लाई नहीं होते। बट सर आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की बात करते हैं, तो सर उनके ऊपर इंडिया सप्लाई होते हैं। तो मतलब सर एनबीएफसी और बैंक अलग अलग है? हाँ सर अलग अलग है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आई। सर फिर अभी बात बताइए कि एनबीएफसी में कौन कौन सी ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनको आरबीआई ने एग्जेंट कर रखी है कि ये एनबीएफसीज नहीं मानी जाएगी? सर जैसे चिट फंड कंपनी हो गई, आपकी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, आपकी स्टॉक ब्रोकर हो गई, आपकी वेंचर कैपिटलिस्ट हो गई, एएमसी और म्यूचुअल फंड हो गए, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी हो गई। तो सर ये जितनी भी कंपनीज मैंने अभी आपको बताई ये एनबीएफसीज हैं। बट सर इन्हें आरबीआई ने एनबीएफसी की लिस्ट से एग्जेंट कर रखा है कि इन्हें एनबीएफसी नहीं माना गया है। आई बात समझ में? यस सर, समझ में आई। तो सर क्या इस चैप्टर में पूरी बात थ्योरी थ्योरी है क्या? नहीं सर, थ्योरी नहीं है। अब हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, जिसमें सर हमने बात कर ली थी आपके सामने एनबीएफसी क्या होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको पता चले जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब भी पता है या नहीं है। हमने एनबीएफसी के और बैंक के बीच में डिफरेंस देख लिया कि सर मे भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको लिख सकते हो। सर हमने बात कर ली कि एनबीएफसी में ऐसी कौन कौन सी एनबीएफसी हैं जिन्हें आरबीआई ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। सर ये 3 क्वेश्चन या 3 टॉपिक सर जो मोटा मोटा तौर पे आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सर मैंने आपको बता दी है। तो सर अब हम क्या करेंगे सर, अब हम बात करेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है सर, पहला टॉपिक है जिसका, जो पहला टॉपिक है सर, और उस टॉपिक का नाम है सर आपके नेट ऑन फंड। क्या नाम है सर आपके टॉपिक का? सर नेट ऑन फंड नाम है टॉपिक का। सर ये नोट्स हमारे को कहाँ से मिलेंगे? सर ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। सर टेलीग्राम चैनल कहाँ से मिलेगा? सर उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहता है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सर नेट ऑन फंड की। नेट ऑन फंड क्या होता है सर? नेट ऑन फंड होता है कि सर आरबीआई कहती है कि हर एक एनबीएफसी, ऐसी कंपनी जो कि एनबीएफसी है, उसको कुछ ना कुछ तो नेट ऑन फंड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सर कितना नेट ऑन फंड मेंटेन करके रखना पड़ेगा? क्या आरबीआई ने कुछ लिमिट निकाली है क्या? हाँ सर, आरबीआई ने बोला है कि आपको 200 लाख, 200 लाख का मतलब सर 2 करोड़ तो आपको क्या करना है सर, मिनिमम नेट ओन फंड आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। मतलब सर अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस वी कैन से दैट एनबीएफसी हैज टू मेंटेन 200
लाख नेट ओन फंड। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया कि कम से कम 2 करोड़ का आपको नेट ओन फंड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो सर ये नेट ओन फंड निकलेगा कैसे? सर वही तो सीखना है एग्जाम में, हमारे वही तो एग्जामिनर पूछेगा हमारे से। तो सर आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 से लेकर इक्वेशन नंबर 8 तक की इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर सर ये आपको 8 इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है नोट्स में, बहुत ही इजी, अगर वो आपको समझ में आ गई, या वो अगर आपको सर समझ में आ गई, तो सर गारंटेड है आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और फुल मार्क्स इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे स्कोर कर सकते हो। तो सर इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है? इक्विटी शेयर कैपिटल का पूरा की पूरा अमाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल का सर पूरा की पूरा अमाउंट आप इधर लिख दीजिए। उसमें सर आप कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, जो किस में कन्वर्ट होंगे सर? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, सर उसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए। फिर सर सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर वो कैश में रियलाइज्ड होता है, सर किस में रियलाइज होता है? सर कैश में अगर उसका पैसा मिलता है तो सर इक्वेशन नंबर उसको 3 में डाल दीजिए। सर अगर हमारे को कैपिटल रिजर्व जो कैश में रियलाइज होता है तो सर इसको इक्वेशन नंबर 4 में डाल दीजिए। और बाकी सर जितने भी रिजर्व है, जितने भी, सर मैंने फ्री रिजर्व नहीं कहा सर, ऑल रिजर्व, ऑल रिजर्व सर, ऑल रिजर्व, सर किसको छोड़ के? सर सिर्फ एक चीज को छोड़ के। सर वो कौन सी चीज है सर? आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ के बाकी जितने भी रिजर्व हैं सर आप उसको इक्वेशन नंबर 5 में डाल दीजिए। और सर इन पांचों इक्वेशन का सर आपको क्या लगाना है? सर पांचों इक्वेशन का आपको लगाना है टोटल। क्या लगाना है सर? आपको पांचों इक्वेशन का टोटल। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। फिर इस पांचों इक्वेशन के टोटल में से सर आपको इंटेंजिबल असेट माइनस करना है जो कि इक्वेशन नंबर 6 होता है। फिर सर आपको फिक्टिशियस असेट माइनस करना है जो कि सर इक्वेशन नंबर 7 होता है। तो सर जो आपके पास अब टोटल आएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद, सर जो अब आपके पास टोटल आएगा उस टोटल को कहते हैं सर हमारा खुद का पैसा। खुद का पैसा मतलब सर ओन्ड फंड, हमारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है एनबीएफसी में, ओन्ड फंड। आई बात समझ में? यस सर। अब इस ओन फंड में से आपको क्या माइनस करना है सर? इस ओन फंड में से सर आपको इक्वेशन नंबर 8 माइनस करनी है। सर ये इक्वेशन नंबर 8 क्या होती है? सर इस इक्वेशन नंबर 8 का मतलब होता है कि आप अपनी ग्रुप कंपनीज में, सर कौन सी कंपनीज में सर? आप अपनी ग्रुप कंपनी, सर ये ग्रुप कंपनी का मतलब क्या होता है सर? ग्रुप कंपनी का मतलब होता है आपकी सब्सिडरी कंपनी, आपकी जॉइंट वेंचर कंपनी और आपकी एसोसिएट कंपनी में, आप अपनी एसोसिएट, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडी कंपनी में अपने ओन्ड फंड का 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। तो जो भी 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है सर आप उसको इक्वेशन नंबर 8 में लिखकर माइनस कर दोगे तो सर आपके पास नेट ऑन फंड आ जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया है। अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे सर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ताकि हमारे को ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। आई या नहीं यही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। एक बार सर फटाफट से इसको मैं एक बार आपको वापिस समझा देता हूँ सर पूरा ढंग से एक बार कि हमारे को क्या क्या कैसे कैसे करना है। सर कुछ ही नहीं है, आपको सिर्फ 8 इक्वेशन को ध्यान में रखना है और 8 इक्वेशन को जोड़ के आपको, मतलब सर ये जो 8 इक्वेशन है, ये जो सर 8 इक्वेशन है सर, अगर इस 8 इक्वेशन को सर आपने ध्यान में रख लिया तो सर एक बात बताइए आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। आई बात समझ में? यस सर। क्या सर अब आईसीआई की बुक का क्वेश्चन करें? हाँ सर आईसीआई की बुक का क्वेश्चन करते हैं सर। ये एनबीएफसी की थ्योरी मैंने बता दी, एनबीएफसी की सर डेफिनेशन मैंने बता दी 50% वाली, और सर एनबीएफसी और बैंक के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने बता दिया आपको। सर ये बाकी थ्योरी है, ये थ्योरी कोई काम की नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है एज सच। आप चाहो तो इस थ्योरी को अपने आप पढ़ सकते हो, इतनी कोई हार्ड थ्योरी नहीं है, पढ़ने पर आराम से समझ में आ जाएगी आपको। सर लिमिट्स दे रखी है जो कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। बट सर ये जो टॉपिक नंबर 6 है नेट ऑन फंड, वो जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज सर इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आईसीआई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सर अब हम इसमें बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। क्या पूछा है सर इसने? कैलकुलेट करना है ओन्ड फंड। सर ओन्ड फंड मतलब, सर ओन फंड का मतलब हो गया, सर मैं इसको साइड में आपके पास लगा देता हूं ताकि आपको सर समझ में आता रहे। हाँ सर ओन फंड का मतलब हो गया सर आपकी इक्वेशन नंबर 7 तक, आपको इक्वेशन नंबर 7 तक सॉल्व करना है और आपके पास क्या आ जाएगा सर? ओन्ड फंड आ जाएगा। तो सर इक्वेशन नंबर 7 तक सॉल्व करने से पहले आपको किस पे चलना पड़ेगा सर? सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 क्या होती है सर? इक्वेशन नंबर 1 होती है सर आपकी क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर आपके पास इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल है क्या? हाँ सर ये नहीं ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 150 लाख। ठीक है सर।
फिर कौन क्या आती है सर इक्वेशन नंबर 2 में? सर कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इन इक्विटी शेयर। तो सर कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है आपके पास, बट सर इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे या डिबेंचर में कन्वर्ट होंगे। तो सर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम ये मानते हैं कि ये इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट होंगे, तो सर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर देंगे। ठीक है सर। अब सर इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं। इक्वेशन नंबर 4 क्या कहता है? सर कैपिटल रिजर्व है ही नहीं। इक्वेशन नंबर 5 क्या कहता है? सर सारे रिजर्व। सर क्या? सारे रिजर्व जोड़ दो। ठीक है सर, सारे रिजर्व में तो सर ये भी रिजर्व है और ये भी रिजर्व है, बट सर इसमें और क्या लिखा हुआ है? एक्सक्लूडिंग करते हुए रिवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब सर हम ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है इसको नहीं ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि सर हम ओनली 250 लाख के रिजर्व को ही क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। और इक्वेशन नंबर 5 में, और इक्वेशन नंबर 5 में हम 250 लाख ही लिखेंगे। आ गई बात समझ में? हाँ सर। तो मतलब 150 प्लस 250 प्लस 50, दैट मीन्स कि सर पांचों इक्वेशन का टोटल आ गया सर 450। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, पांचों इक्वेशन का टोटल सर 450 आ चुका है। अब सर इक्वेशन नंबर 6 क्या होती है? इंटेंजिबल असेट है क्या? नहीं है। इक्वेशन नंबर 7 फिक्टिशियस असेट है क्या? नहीं है। तो मतलब सर आपके पास ओन्ड फंड का टोटल भी सर कितना आता है? ओन्ड फंड का टोटल भी सर आपके पास 450 ही आता है। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो सर अब हम देख लेते हैं आईसीआई की क्या सॉल्यूशन है। हाँ सर, आईसीआई का भी 450 ही ओन्ड फंड का सॉल्यूशन है। अब सर एग्जांपल नंबर 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इसको टिक मार्क कर लेना, 5 स्टार लगा लेना सर, क्योंकि ये एग्जाम में आता है ट्यूशन। क्या है सर? एनबीएफसी है, मतलब आप समझ जाओगे कि सर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का ही ट्यूशन है। और इसमें क्या निकालने के लिए बोला सर हमारे को? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट ऑन फंड। सर नेट ऑन फंड निकालना है। हाँ सर निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे सर? आठों इक्वेशन जो अभी सर मैंने आपको बताई। हाँ तो सर इस आठों इक्वेशन को कैसे करना है आपको? सर सबसे पहले आपको इक्वेशन नंबर 1 देखनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या? हाँ सर ये रही ना इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी है सर? 100 लाख। ठीक है सर। इसमें क्या ऐड करना है सर आपको? कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या सर कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है क्या क्वेश्चन में? नहीं है सर। तो इक्वेशन नंबर 1 के आगे लिख दो सर आप 100। इक्वेशन नंबर 2 के आगे लिख दो सर 0। इक्वेशन नंबर 3 सर सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? नहीं है सर। तो इक्वेशन नंबर 3 के भी आगे लिख दो 0। इक्वेशन नंबर 4 क्या होती है सर? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व है क्या? नहीं है सर। इक्वेशन नंबर 4 के आगे भी लिख दो 0। सर इक्वेशन नंबर 5 क्या कहती है सर? ऑल रिजर्व। जितने भी रिजर्व है सारे रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर। तो सर रिवैल्यूएशन रिजर्व तो है ही नहीं, और बचा हुआ कौन सा रिजर्व है सर? ये रहा फ्री रिजर्व। कितना? 500। तो सर अब इक्वेशन नंबर 5 के आगे 500 लिख दीजिए। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो सर टोटल मिला के आपके पांचों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आता है सर? 600 आ गया। हाँ सर 600 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 6 क्या कहती है सर? इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट है क्या सर? कोई गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क है क्या सर? नहीं है। तो सर 0 लिख दो इक्वेशन नंबर 6 के आगे। ये सर इक्वेशन नंबर 6 का है। इक्वेशन नंबर 7 को हम सर यहाँ लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 7 क्या है सर? फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट का मतलब क्या होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। मतलब सर लॉस वाला, कोई लॉस अगर सर कल सर अगर आपने कोई लॉस को डेबिट साइड में दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, सर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपका जो लॉस है अगर सर आपने उसको असेट अकाउंट में दिखा रखा है, मतलब असेट साइड में दिखा रखा है बैलेंस शीट में, या फिर सर आपने कोई डेफर्ड एक्सपेंडिचर है वो दिखा रखा है, या फिर सर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसे राइट ऑफ कर देना चाहिए था बट हमने उसको राइट ऑफ ना करके हमारी असेट बनाकर दिखा रखा है असेट अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में, तो सर हम उसे क्या मानते हैं? फिक्टिशियस असेट मानते हैं। जिसके एग्जांपल सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, और सर जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे डेफर्ड एक्सपेंडिचर हो गया। तो सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में है क्या? हाँ सर ये ना डेफर्ड एक्सपेंडिचर जिसे हमने राइट ऑफ नहीं करा है, हमने इसे डेफर्ड करा है। डेट मीन्स कि सर ये हमारी फिक्टिशियस असेट है। कितनी सर? 200 लाख। आई बात समझ में? यस सर। तो आप इक्वेशन नंबर 7 के आगे सर कितना लिख दोगे? 200। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। तो सर अब आपके पास सातों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद कितना टोटल आता है सर? 400। आई बात समझ में? हाँ सर 400 आ गया सर आपकी सातों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। ठीक है सर। अब उसमें इक्वेशन नंबर 8 क्या कहती है? इक्वेशन नंबर 8 कहती है कि इन्वेस्टमेंट इन ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी मतलब सर आपकी सब्सिडी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनी।
तो सर इस क्वेश्चन में सब्सिडी है, हाँ सर। उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हाँ सर। सर एक में तो शेयर के फॉर्म में कर रखा है, एक में डिबेंचर के फॉर्म में कर रखा है। सर हमारे को इससे मतलब नहीं है कि इसने किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और सर कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए सर? हमारे खुद के पैसे का 10%। हमारा खुद का पैसा कितना है सर? 400, मतलब ओन फंड कितना है? 400। सर इस 400 का, सर इस सर इस 400 का 10% अलाउ है। 10% मतलब सर 400 का 10% कितना होता है सर? 40 रुपये। मतलब सर आपके कहने का मतलब है सर 40 रुपए तक होगा तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। बट अगर 40 रुपए से ज्यादा हुआ तो ज्यादा वाले अमाउंट को सर इक्वेशन नंबर 8 में लिखकर माइनस कर देंगे। तो सर इसने कितना कर रखा है सर? इसने तो 200 कर रखा है। डेट मीन्स कि सर इसने कितना कर रखा है? 200 कर रखा है। और कितना अलाउ है? 40। तो मतलब सर हमारे को कितना माइनस कर देना है सर? 160 माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 8 में सर कितना अमाउंट लिखेंगे सर? 160। और जब सर हम 400 में से 160 माइनस करेंगे तो सर हमारे पास कितना आएगा सर? हमारे पास 240 आ जाएगा। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। 240 करोड़ आपके पास नेट ओन फंड आ गया है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया है। सर एक बार ये इन्वेस्टमेंट वाला वापस समझा दीजिए। सर इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रुप कंपनी, सब्सिडी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट में होना चाहिए, जो कि ओन फंड का 10% अलाउ है। तो ओन फंड कितना था सर? 400। 400 का 10% मतलब 40 रुपया अलाउ था। बट इन्होंने कितना कर रखा है सर? 200 रुपया। मतलब सर कहने का मतलब कितना हो गया? 160 एक्स्ट्रा कर रखा है। जितना भी एक्स्ट्रा कर रखा होगा सर उसको माइनस कर देंगे हमारे नेट ऑन फंड निकालते समय। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। सर अब हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा ढंग से क्लियर हो गया है। सर एक बार आईसीए का सॉल्यूशन बता दीजिए, उसमें कितना आ रहा है देख लीजिए सर। नेट ऑन फंड 240। हाँ सर 240 समझ में आ गया है। क्लियर हुआ? हाँ सर समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे सर एक हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है सर असेट क्लासिफिकेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। ये तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा। हर बार आईसीआई इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जरूर पूछता है, जरूर पूछता है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये असेट क्लासिफिकेशन का टॉपिक। सर असेट क्लासिफिकेशन में सर जो हम सबसे पहले टॉपिक करेंगे उसका नाम है सर एनबीएफसी। क्या? हाँ एनबीएफसी। सर एनबीएफसी को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सर मैंने। कौन कौन से में सर? एनबीएफसी जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, एनबीएफसी जो नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है। सर हाईलाइट कर दीजिए सर आप जिसको सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं सर। मैं बता देता हूँ सर, मैं इसको बोल रहा हूँ नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट और एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। मतलब अब से हम ट्यूशंस में ये देखेंगे कि वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है या फिर वो नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो सर एक बात बताइए, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट कहेंगे किसे? सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट सर उसे कहेंगे जिसकी टोटल असेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा की है। जिसकी टोटल असेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा की है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिसकी टोटल असेट 500 करोड़ या उससे ज्यादा की है सर, हम उसे क्या कहेंगे? सिस्टमेटिक कहेंगे। और जिसकी 500 करोड़ से कम है हम उसे क्या कहेंगे सर? नॉन सिस्टमेटिक कहेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब क्या समझ में आया सर? सिस्टमेटिक 500 करोड़ या उससे ज्यादा, नॉन सिस्टमेटिक 500 करोड़ से कम। ठीक है सर समझ में आ गया। सर ये क्यों पढ़ाया? ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि सर अब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्यों पढ़ाया। आपको इसको मैंने दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट क्या है। सर क्यों मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा? क्योंकि सर जो हम अब असेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो सर अब हम असेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसके अंदर सर सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड असेट, फिर उसके बाद आता है सर सब स्टैंडर्ड असेट, उसके बाद आता है सर डाउटफुल असेट और उसके बाद आता है सर आपका लॉस असेट। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। मतलब सर आप असेट्स को चार पार्ट्स में डिवाइड करती है आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। आपको असेट्स को चार पार्ट में डिवाइड करना होता है। स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट। ठीक है सर। तो सर अब हम स्टैंडर्ड असेट किसे कहेंगे? सब स्टैंडर्ड असेट किसे कहेंगे? डाउटफुल असेट किसे कहेंगे? लॉस असेट किसे कहेंगे? तो सर एक बात बताऊं, अगर वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, वो क्या है सर? अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है तो अगर उसको 3 या 3 महीने से कम का पीरियड है, मतलब सर कहने का मतलब हो गया
कि कोई एक असेट है, बैंक बैंक ने मान लो जैसे कोई लोन दे दिया, एनबीएफसी ने किसी को लोन दे दिया, अब उस लोन पे सर हमारे को इंटरेस्ट ही नहीं मिला, उस लोन में अब सर कोई इनकम हमारे लिए जनरेट ही नहीं हुई, और उस लोन जो होल्डर है उसके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है कि वो इंटरेस्ट को चुका सके। और सर उसको ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए, सर 3 महीने हो गए, तो हम उसे स्टैंडर्ड असेट कहेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ। लेकिन अगर वो सर 3 महीने से ज्यादा हो जाए, उसको 3 महीने से ज्यादा हो जाए और 12 महीने तक हो जाए, मतलब सर 3 महीने से ज्यादा टाइम पीरियड हो गया और ऐसा करते करते पूरा साल बीत गया, मतलब सर पूरे 12 महीने हो गए, तो सर अब हम उसे सब स्टैंडर्ड असेट कहेंगे, सब स्टैंडर्ड असेट कहेंगे। सर अब तो हद ही हो गई कि सर 12 महीने से ज्यादा हो गया उसको ये हरकतें करते करते, तो सर अब हम उसे डाउटफुल ही कहेंगे। और सर मुझे फिर लगता है कि यार अब इससे पैसा नहीं मिलेगा, ये नॉन रिकवरेबल है, तो सर मैं इसे लॉस असेट की में क्लासिफाई कर दूंगा। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया कि समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर आपने क्या करा सर, एक अकाउंट है, होल्डर है, जिससे हमारे को इनकम जनरेट नहीं हो, और जबकि इनकम जनरेट होनी चाहिए थी, उसको ऐसा करते करते सर 3 महीने बीत गए, तो सर स्टैंडर्ड असेट। ऐसा करते करते सर 12 महीने तक हो गया, सब स्टैंडर्ड असेट। सर अब तो 12 महीने से भी ज्यादा हो गए, तो डाउटफुल असेट। और अगर उसको अपन को लगता है कि सर अब तो इससे पैसा मिलेगा ही नहीं, नॉन रिकवरेबल है, तो सर अपन इसे कहेंगे क्या? लॉस असेट। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सर किसकी? रेड पेन से नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के लिए। सर नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के लिए सर हम स्टैंडर्ड असेट का तो वही रूल लगाएंगे सर, कि अगर हमारे को 3 महीने हो गए हैं, पैसा नहीं मिल रहा, इनकम नहीं हो रही, तो सर हम उसे स्टैंडर्ड असेट कहेंगे। लेकिन अगर सर वो 3 महीने से करते करते अगर उसको 1.5 साल हो जाता है, 1.5 साल मतलब सर 18 मंथ्स, उसको ऐसा करते करते सर अगर 18 मंथ्स हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाता है, तो सर हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे सर सब स्टैंडर्ड असेट कहेंगे। लेकिन सर अब तो हद ही हो गई, 18 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, बट सर वो पैसे नहीं दे रहा, तो सर हम उसे डाउटफुल असेट कहेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। अगर उसको 3 महीने हो गए तो स्टैंडर्ड असेट, 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और ऐसे करते करते 1.5 साल बीत गया, तो सर उसे हम कहेंगे सब स्टैंडर्ड असेट। और सर अगर 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया, तो हम उसे कहेंगे सर डाउटफुल असेट। आई बात समझ में? और हमारे को लगता है कि अब तो पैसा ही नहीं मिलेगा, तो उससे कहेंगे सर हम लॉस असेट। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। जो रेड कलर से लिखा है वो नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट के लिए है, और जो मैंने येलो कलर से लिखा है वो सर आपके लिए सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। असेट्स का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है? टाइम्स के बेसिस पे होता है, और टाइम सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट के लिए अलग अलग होता है। इस कारण से सर मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट क्या है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। तो समझ में आया सर अपन को कि अपन असेट्स क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? हाँ सर समझ में आ गया है कि अपन को असेट्स क्लासिफिकेशन कैसे करना है। तो सर अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कि असेट का क्लासिफिकेशन जो अभी अपन ने समझा कि सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट में 3 महीने से कम स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड में 12 महीने, एनएसआई में 18 महीने, डाउटफुल में 12 महीने से ज्यादा, एनएसआई में 18 महीने से ज्यादा, और लॉस असेट नॉन रिकवरेबल या बैड डेब्ट्स। ठीक है। अब सर हम इसके बेस पर, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर सर हम एक ट्यूशन करेंगे। जो क्वेश्चन है सर आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो नवंबर 2020 और जुलाई 2021, नवंबर 2020 एंड जुलाई 2021 में वो एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और सर हमेशा वो ही ऐसा चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस क्वेश्चन के आने की, क्योंकि वो सर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही एक यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो क्वेश्चन है सर आपका एग्जाम्पल नंबर 6 6 या सॉरी सर एग्जाम्पल नंबर 3।
अब हम बात करेंगे सर हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 की। सर ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल नंबर 3, उसको मैं आपको थोड़ा सा जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, कि सर ब्राइट फाइनेंस लिमिटेड एनबीएफसी है, ठीक है। इट प्रोवाइड यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट। रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सर आपको समझ में आ गया होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट के नाम से कि सर ये लोन की बात कर रहा है। सर इसके कोई लोन है जो एनबीएफसी ने सर दे रखा है 200 लाख का। सर कितने लाख का सर? 200 लाख का। आरबी जो एनबीएफसी कंपनी है उसने 200 लाख का लोन दे रखा है, जिसपे इंस्टॉलमेंट्स क्या है सर? ओवर ड्यू है। ओवर ड्यू है मतलब इंस्टॉलमेंट अपन को नहीं मिली है, कहने का मतलब ये है। मतलब इन लोन अकाउंट से हमारे को कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है सर। ऑन 200 अकाउंट्स फॉर द लास्ट 1 मंथ, 200 अकाउंट हैं टोटल जिसपे 200 लाख रुपए ड्यू है। उसमें से क्या हुआ सर? अब जो पढ़ रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ओवर ड्यू 40 लाख मीन सर 200 अकाउंट जिनका टोटल बैलेंस 40 लाख है, वो एक महीने से क्या है? ओवर ड्यू है। 40 लाख रुपए एक महीने से ओवर ड्यू है और 24 लाख रुपए 2 महीने से ओवर ड्यू है। तो सर इसका मतलब, आप कहने का मतलब ये समझे कि, तो सर इस लाइन को समझ में आया कि सर 40 लाख रुपए तो एक महीने से ओवर ड्यू है और 24 लाख रुपए 2 महीने से ओवर ड्यू है। तो सर एक कहने का मतलब सर एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सर ये जो 200 लाख रुपए हैं उसमें 40 लाख रुपए तो एक महीने से ओवर ड्यू है और जो 24 लाख रुपए हैं वो 2 महीने से ओवर ड्यू हैं। मतलब सर, और इसके आगे अपन और पढ़ते हैं सर क्वेश्चन को। एंड फोर अकाउंट फॉर मोर देन 2 years एंड, हाँ सर यहाँ पे ऑन 10 अकाउंट्स फॉर मोर देन 30 months अमाउंट ओवर ड्यू 20 लाख। मोर देन 30 मंथ है 20 लाख। सर ये देखो ये 20 लाख अपन ने लिख दिया, इसका आगे सर बाइफर्केशन भी है, इस कारण से सर अभी अपन 20 लाख को यहाँ लिख देते हैं एक तरीके से। और फिर सर ऑन 4 अकाउंट्स फॉर मोर देन 2 years, फॉर मोर देन 2 years जिसपे अमाउंट कितना ओवर ड्यू है? 20 लाख। सर 20 लाख अमाउंट ओवर ड्यू है कितने साल के लिए सर? 2 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है सर। 20 लाख अमाउंट ड्यू है 2 साल से ज्यादा, मतलब सर 24 मंथ से ज्यादा के लिए। आ गई बात समझ में, यहाँ तक की भी सर। एंड वन अकाउंट ऑफ 10 लाख जिससे सर नॉन रिकवरेबल आइडेंटिफाई कर लिया गया है। नॉन रिकवरेबल कितना सर? 10 लाख रुपए को। तो सर ये हमने 10 लाख रुपए को नॉन रिकवरेबल आइडेंटिफाई कर लिया है। हाँ सर ये देखो नॉन रिकवरेबल आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है सर समझ में आ गई बात यहाँ तक की। आगे क्या लिखा हुआ है सर? ये जो 10 अकाउंट्स थे ओवर ड्यू फॉर मोर देन 30 मंथ्स, मतलब सर ये वाले 20 लाख, इसका बाइफर्केशन गिवन है आगे कि 6 अकाउंट्स आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। हमारे को इस लाइन से मतलब ही नहीं है अभी। 6 लाख रुपए, मतलब सर ये जो 6 लाख हैं ऐसे इसके बाइफर्केट कर दिया 6 लाख और बचा हुआ सर 14 लाख रुपए। आई बात समझ में? हाँ सर 6 लाख रुपए जो फॉर मोर देन 12 मंथ है, ये 6 लाख रुपए सर 12 महीने से ज्यादा के लिए हैं। और जो अदर्स आर आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड असेट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ, फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ। तो सर ये जो 14 लाख है वो सर 12 मंथ से कम के लिए ओवर ड्यू है। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या सर? ये आपको अमाउंट समझ में आई क्या? अकाउंट से मतलब नहीं है हमारे को, अमाउंट से मतलब है अमाउंट से, रुपए से मतलब है रुपए से, कि कितने लाख रुपए के ओवर ड्यू कितने महीने के लिए है। सर अगेन बताता हूं मैं आपको, 40 लाख रुपए हमारे एक महीने के लिए हैं, 24 लाख रुपए सर हमारे 2 महीने के लिए है। आई बात समझ में? हाँ सर देखो ये मैं वापस बता देता हूँ सर आपको एक बात फटाफट से। सर देखो सर 40 लाख रुपए एक महीने के लिए, 24 लाख 2 महीने के लिए ओवर ड्यू है। सर 10 अकाउंट है जिसपे सर 20 लाख रुपए अमाउंट ओवर ड्यू है, जिसका नीचे क्लासिफिकेशन ऐसा गिवन है कि 6 लाख 12 महीने से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू है। तो सर 6 लाख 12 महीने से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू है। और जो बचा हुआ है वो 12 महीने से कम के लिए ओवर ड्यू है। तो सर जो 14 लाख रुपए बच गए जो 12 महीने से कम के लिए ओवर ड्यू है। फिर उसके बाद सर इसने आगे क्या बोला? 20 लाख जो 2 साल से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू है, तो 20 लाख सर 24 महीने से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू है। और 10 लाख को सर क्या मान लिया गया? नॉन रिकवरेबल मान लिया गया। तो सर 10 लाख को नॉन रिकवरेबल असेट मान लिया गया। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया है। अब तो सर समझ में आ गया ये चार्ट जो आपने ट्री बनाया है
वो हमारे को समझ में आ गया। अब सर एक बात बताइए, टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए सर? टोटल अमाउंट होना चाहिए सर 200 लाख रुपए। और हमारे को कितना कितना लिख दिया सर? 40, 24, 20, 20 एंड 10। तो सर अगर मैं इसको ऐड करता हूं आपके सामने, 40 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10, तो मतलब सर 114 लाख रुपए ही ओवर ड्यू होते हैं। और जबकि हमारे को तो क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था कि पूरे की पूरे 200 लाख रुपए ओवर ड्यू हैं, जबकि हमारे को तो 114 लाख रुपए का ही बाइफरकेशन गिवन है। तो सर मैं कह सकता हूं कि जो आपका बैलेंसिंग फिगर है 86 लाख, आई या नहीं यही बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया, बैलेंसिंग फिगर 86 लाख रुपए है। ठीक है सर, यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। समझ में आया? पहला स्टेप आपने ट्री बना दिया। दूसरा स्टेप कि आपने क्या कर लिया? बाइफरकेट कर दिया हर एक अमाउंट को, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अब सर एक बात बताइए, जो 40 लाख रुपए थे वो सर एक महीने के लिए ओवर ड्यू थे, 24 लाख रुपए भी एक महीने के लिए ओवर ड्यू थे। हाँ सर। अब मुझे ये पढ़ना है कि ये कंपनी कौन सी है सर? एनबीएफसी है। सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है सर। कौन सी इंपॉर्टेंट है? सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बताया था सर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट के केस में? सर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट के केस में आपने बताया था सर, वो चार्ट याद करिए जो अभी मैंने चार्ट बताया था आपको असेट क्लासिफिकेशन में। सर अगर वो स्टैंडर्ड असेट है तो 3 महीने का पीरियड, सब स्टैंडर्ड असेट है तो 3 महीने से 12 महीने का पीरियड, डाउटफुल है तो 12 महीने से ज्यादा का पीरियड, लॉस असेट है अगर वो नॉन रिकवरेबल है। आई बात समझ में? ये अगर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है तो। हाँ सर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, 3-12 का रूल चलता है। तो सर एक बात बताइए, ये जो 40 लाख रुपए वो कितने महीने के लिए ओवर ड्यू है सर? एक महीने के लिए। ये 24 लाख 2 महीने के लिए। तो सर मैं इसे क्या स्टैंडर्ड असेट कह सकता हूँ क्या? हाँ सर आप इसे स्टैंडर्ड असेट कह सकते हैं, क्योंकि 3 महीने तक स्टैंडर्ड रहती है। ठीक है सर। तो ये जो सर अब 86 लाख रुपए है, ये जो सर अब 86 लाख रुपए आए हैं उसका क्या करना है सर? ये जो बैलेंसिंग फिगर 86 लाख है उसको हमेशा अज्यूम करना कि वो स्टैंडर्ड असेट है। हमेशा ये अज्यूम करा जाता है कि सर वो क्या माना जाएगा? आपका स्टैंडर्ड असेट माना जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया, ये अजम्पशन है, इसलिए मैंने सर इसको ब्लैक कलर से आपको बता दिया है। आई बात समझ में? अब सर ये जो 6 लाख रुपए है, ये जो 6 लाख रुपए है सर वो कितने महीने से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू है सर? 12 महीने से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू है। 12 महीने से ज्यादा के लिए है तो सर हम इसे क्या कहेंगे? डाउटफुल कहेंगे। 14 लाख रुपए सर 12 महीने से कम के लिए ओवर ड्यू है। 12 महीने से कम के लिए ओवर ड्यू है सर। 12 महीने से कम के लिए ओवर ड्यू, तो हम इसे क्या कहेंगे सर? सब स्टैंडर्ड असेट कहेंगे। सर जो 20 लाख रुपए हैं वो सर 24 महीने से ज्यादा के लिए ओवर ड्यू है। 24 महीने से ज्यादा मतलब सर ऑटोमेटिकली देखा जाए तो 12 महीने से ज्यादा, तो सर हम इसे डाउटफुल कहेंगे। और सर 10 लाख रुपए जो कि नॉन रिकवरेबल है तो सर हम इसे लॉस असेट कहेंगे। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। इस कारण से सर मैंने आपको असेट क्लासिफिकेशन बताया था, और असेट क्लासिफिकेशन से पहले मैंने एसआई और एनएसआई को इस कारण से समझाया था। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। अब एक बात बताइए सर, आपका स्टैंडर्ड असेट, टोटल स्टैंडर्ड असेट कितनी हुई सर? 40, 24 एंड 86। हाँ सर ये 40 प्लस 24 प्लस 86 कितना हो गया सर? 150। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। ये वाली सर कौन कौन सा फिगर दिया? एक तो 40, 24 एंड 86। ठीक है। फिर सर सब स्टैंडर्ड असेट, टोटल सब स्टैंडर्ड असेट कितनी हुई सर? सब स्टैंडर्ड असेट टोटल हुई 40 लाख, 14 लाख सॉरी। फिर डाउटफुल असेट सर टोटल कितनी हुई सर? एक तो ये 6 लाख रुपए और एक सर ये 20 लाख रुपए, तो टोटल सर कितना? 26 लाख रुपए। आई बात समझ में? हाँ सर। ये लॉस असेट कितनी हुई सर? 10 लाख रुपए। सर ये कहाँ से आई सर? ये यहाँ से आई जो कि नॉन रिकवरेबल है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। क्लियर? यस सर। तो मतलब टोटल अमाउंट आपके पास 200 लाख का जो कि ओवर ड्यू था, उसमें से हमने को पता चल गया कि कितना स्टैंडर्ड असेट है, कितना सब स्टैंडर्ड असेट है, कितना डाउटफुल असेट है, कितना लॉस असेट है। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गया। सर एक बार ऐसे का सॉल्यूशन बता दीजिए कि यही है क्या? 150, 14, 26 डाउटफुल और 10 लॉस, टोटल लगे 200। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। सर इस टाइप का इक्वेशन हमारे को होमवर्क मिल सकता है क्या? हाँ सर मिल सकता है ना, क्यों नहीं मिल सकता? गारंटेड मिल सकता है सर आपको। इस टाइप का क्वेश्चन तो बल्कि सर आपको करना भी चाहिए, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं उस टाइप का क्वेश्चन सर आपको होमवर्क में देता हूँ। और ये सर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सर आपका आईसीआई की बुक से सर ये जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन नंबर 4 सर आपका होमवर्क है सर, इसको जरूर करना। और अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर 4 में सर आपको दिक्कत होती है
सर ये सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट सेम पिछला क्वेश्चन है, वही चीज आपको 3 महीने 12 महीने की याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 सर आपका होमवर्क है। अगर होमवर्क में सर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर सर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है सर, तो समझ में आया आपको असेट्स क्लासिफिकेशन का टॉपिक, जिसके ऊपर सर ने एक क्वेश्चन अभी करा, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया। नेट ऑन फंड का टॉपिक समझ में आया, जिसमें मैंने सर आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे करवाए, कोई होमवर्क नहीं दिया। क्लियर? हाँ सर समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सर हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है सर हमारा प्रोविजन। क्या नाम है सर? प्रोविजन। सर प्रोविजन, हाँ सर प्रोविजन, हाँ सर। स्टैंडर्ड असेट में प्रोविजन बनता है, सब स्टैंडर्ड असेट का भी प्रोविजन बनता है, डाउटफुल का भी प्रोविजन बनता है। डाउटफुल में सिक्योर्ड का अलग बनता है, अनसिक्योर्ड का अलग बनता है, और लॉस असेट का अलग बनता है। हाँ सर, क्या ये भी याद करना पड़ेगा? यस सर, याद करना पड़ेगा। अगर आपको 5 से 8 मार्क्स चाहिए तो हाँ सर याद करेंगे फिर तो। सर एक बात बताइए, अगर आपका स्टैंडर्ड असेट है, मतलब 3 महीने तक का पीरियड है, जैसे वो एनएसआई हो या फिर एसआई हो, दोनों केसों में 3 महीने का पीरियड लगता है। हाँ सर 3 महीने का पीरियड लगता है। अगर एनएसआई होगा तो 0.25% प्रोविजन बनेगा, और अगर वो एसआई होगा तो सर 0.40% आपका प्रोविजन बनेगा। हाँ सर समझ में आ गया। अगर एनएसआई होगा तो कितना? 0.25%। एनएसआई होगा तो कितना? 0.25%। और एसआई होगा तो सर कितना? 0.40%। क्लियर? हाँ सर याद हो जाएगा। बट अगर सर वो सब स्टैंडर्ड असेट है, चाहे से सर वो एनएसआई हो या एसआई हो, 10% ही बनेगा। अगर वो लॉस असेट है, चाहे से वो एसआई हो या एनएसआई, 100% ही बनेगा। अगर डाउटफुल है, जिसमें वो अनसिक्योर्ड है, तो सर वो चाहे से एनएसआई हो या एसआई, 100% ही बनेगा। लेकिन डाउटफुल में अगर वो सिक्योर्ड है और अगर वो 1 साल तक का है, तो सर 20% ही बनेगा, चाहे से एनएसआई हो या एसआई हो। अगर अप टू 3 इयर्स तक सिक्योर्ड और डाउटफुल है तो सर 30% बनेगा। सर अगर मोर देन 3 इयर्स से डाउटफुल है, मतलब 3 साल से ज्यादा पीरियड हो गया, डाउटफुल है प्लस सिक्योर्ड है, तो सर 50% बनेगा, चाहे से वो एनएसआई हो या एसआई हो। क्या ये सर रेट्स याद हो गई क्या? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, अभी तो पढ़ा, अभी कैसे याद हो जाएगी? हाँ सर ये भी सही बात है। तो सर अपन ऐसा करते हैं, इसको 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन इसको याद करने की कोशिश करते हैं। हाँ सर तब याद हो सकती है। ठीक है सर, तो अपन अब आईसीआई की बुक से एग्जाम्पल करते हैं सर कुछ इस टॉपिक पे रिलेटेड। सर क्वेश्चंस तो आपको होमवर्क में करने हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा। ठीक है सर, और जो एग्जाम्पल आपको या क्वेश्चन जो होमवर्क में देता हूँ वो नहीं आया सर समझ में अगर आपको, तो सर आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 4 सर आपका नेक्स्ट है, जिससे अभी हम डिस्कस करेंगे। क्या है सर? वाइल क्लोजिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देता है। कौन है सर वो? एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसके एडवांस एसेट सर, स्टैंडर्ड असेट इतनी है, सब स्टैंडर्ड असेट इतनी है, डाउटफुल है लेकिन सिक्योर्ड है, अप टू 1 ईयर तक इतनी, अप टू 3 ईयर तक इतनी, मोर देन 3 ईयर तक इतनी सर। उसके बाद सर अनसिक्योर्ड पोर्शन है डाउटफुल डेब्ट्स का 97, और लॉस असेट है सर कितनी? 48। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। कैलकुलेट करना है आपको अमाउंट ऑफ प्रोविजन, डेट मींस कि सर आपका ये वाला टॉपिक आ गया अमाउंट ऑफ प्रोविजन का। हाँ सर, जो आपको एडवांस के अगेंस्ट में बनाना चाहिए एज पर द एनबीएफसी। नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है सर। क्या लिखा हुआ है सर? नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। क्या लिखा हुआ है सर? नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट। तो मतलब सर आपको क्या करना है? नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट वाले रूल को ध्यान में रखना है कि किसमें कितना प्रोविजन बनेगा। ठीक है सर, तो सर अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना सर, मैं इसको साइड में आपको पिक्चर लगा देता हूँ इसकी, ताकि आपको समझ में आता रहे। हाँ सर समझ में, ये बेस्ट है सर, अब इससे हमारे समझ में आता रहेगा। ठीक है सर, थोड़ा सा सर आप, हाँ ठीक है सर समझ में आ रहा है सर। स्टैंडर्ड असेट पे कितना बनेगा सर? 0.25%। कितना बनेगा सर? 0.25%। ठीक है सर, तो 16,800 का 0.25% सर अगर आप करते हो, 16,800 का 0.25% सर अगर आप करते हो, तो सर आपके 42 लाख रुपए का प्रोविजन बनता है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। फिर उसके बाद सर अपना क्या आता है? सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट में सर कितने का बनता है प्रोविजन? सर सब स्टैंडर्ड असेट में सर वो चाहे से कुछ भी हो, एनएसआई हो या एसआई हो, 10% का ही बनेगा।
कितने परसेंट का बनेगा सर? 10% का ही बनेगा। तो सर 1340 का अगर मैं सर 10% निकालता हूं तो सर 134 रुपी आता है। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद सर क्या है सर? हमारे पास डाउटफुल डेब्ट्स है। क्या है सर? डाउटफुल डेब्ट्स है जो कि क्या है सर? सिक्योर्ड है। ठीक है सर। अब हम देखते हैं डाउटफुल डेब्ट और सिक्योर्ड का। हाँ सर, ये रहा डाउटफुल डेब्ट और सिक्योर्ड का पोर्शन का। अगर सर वो डाउटफुल है और सिक्योर्ड है और अगर वो 1 साल तक है तो सर कितना? 20%। सर सिक्योर्ड भी है, डाउटफुल भी है और 1 साल तक भी है, तो सर इस 320 का 20% निकाल लोगे सर। हाँ सर, ये निकाला हुआ 320 का 20% डेट इज 64 रुपी। हाँ सर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद सर अगर डाउटफुल है, सिक्योर्ड है और अप टू 3 ईयर तक है तो सर 30% बनेगा। सर डाउटफुल भी है, सिक्योर्ड भी है और सर अप टू 3 ईयर तक है तो सर 90 लाख रुपी का अपन सर अगर 30% निकालेंगे तो सर वो 27 रुपी आएगा। आई बात समझ में? यस सर। उसके बाद अगर डाउटफुल है, सिक्योर्ड है और अगर मोर देन 3 ईयर है तो सर 50% बनेगा। ठीक है सर। डाउटफुल भी है, सिक्योर्ड भी है और सर मोर देन 3 ईयर है तो सर अपन कितना बनाएंगे? 50%। और 30 का सर 50% कितना होता है सर? 30 का 50% होता है 15 रुपी। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। फिर उसके बाद सर सिक्योर्ड पोर्शन क्लियर हुआ? यस सर। फिर उसके बाद अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल डेब्ट। अगर सर अनसिक्योर्ड पोर्शन है डाउटफुल डेब्ट्स का, सर अगर अनसिक्योर्ड पोर्शन है डाउटफुल डेब्ट्स का तो सर कितना परसेंट बनेगा? 100% बनेगा। तो सर 97 का आप अगर 100% देखोगे सर तो कितना होता है सर? 97 रुपी ही होता है। उसके बाद सर फिर क्या है अपने पास? लॉस असेट है। लॉस असेट पे कितना बनता है? वही सर 100%। और सर अगर अपन को क्वेश्चन में देखते हैं तो लॉस असेट कितनी है? 48। तो सर 48 का 100% कितना बनेगा सर? 48। तो सर आप इस टोटल प्रोविजन, अगर आप प्रोविजन का टोटल लगाते हो तो सर कितना आता है? 427 लाख रुपए का आपको प्रोविजन फॉर एडवांस दिखाना पड़ेगा एज पर आरबीआई नॉर्म्स। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। तो सर अब एग्जाम्पल नंबर 5 में कैसे करेंगे? सर सेम इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है, आपको वही प्रोविजन का अमाउंट निकालना है, बट चेंज इतना सा है कि सर अब इधर आपको ऐसा ही मानना है। क्या मानना है सर? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सर एक बात बताइए, सिस्टमेटिक अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी तो सर प्रोविजन के अमाउंट में तो चेंज होगा नहीं। सिर्फ एक कहाँ चेंज होगा सर? ओनली स्टैंडर्ड असेट के प्रोविजन में चेंज होगा। बाकी सर सारी सब स्टैंडर्ड का प्रोविजन सेम रहेगा, डाउटफुल का सिक्योर्ड सेम रहेगा, डाउटफुल का अनसिक्योर्ड सेम रहेगा, लॉस असेट का प्रोविजन सेम रहेगा। सर बदलाव कहाँ होगा? सर बदलाव वाला एरिया हमारे को आप बता दीजिए कि बदलाव कहाँ होगा। सर बदलाव होगा आपके स्टैंडर्ड असेट में। क्यों सर? क्योंकि स्टैंडर्ड असेट में अगर ऐसा ही है तो 0.40% बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो एक बात बताइए सर, देखो आप 16,800 आपकी स्टैंडर्ड असेट है एग्जाम्पल नंबर 4 के डेटा को कंटिन्यू करते हुए, और उसमें सर हम बना कितने रहे हैं? 0.40%। बस सर इतना सा ही चेंज है एग्जाम्पल नंबर 5 में, बाकी सर पूरा अमाउंट भी सेम है। बाकी तो सर क्योंकि बाकी में प्रोविजन की रेट सेम होती है, जैसे वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो या नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट हो। बदलती क्या है? सिर्फ सर स्टैंडर्ड असेट की रेट बदलती है। अगर वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, अगर वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, एस आई है तो 0.40% एग्जाम्पल नंबर 5 में बनेगा। और अगर वो एनएसआई है, एनएसआई नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, तो सर स्टैंडर्ड असेट में 0.25% बनेगा। आई यानी यही बात समझ में? हाँ सर, ये क्वेश्चन अब हमारे को समझ में आ गया है। अब तो सर आप फटाफट से हमारे को होमवर्क दे दीजिए ऐसे क्वेश्चंस को। हाँ सर, अभी लीजिए आप होमवर्क। होमवर्क है सर आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपका होमवर्क है सर। सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें एनएसआई। और क्वेश्चन नंबर 2 भी सर सेम क्वेश्चन है, जिसमें अब आपको क्या मानना है? एसआई मानकर सॉल्व करना है। दोनों में आपको वही प्रोविजन का अमाउंट निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में एनएसआई है, दूसरे वाले क्वेश्चन में सर एसआई है। अगर सर अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता हो तो। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, और सर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क है, जिसमें इस क्वेश्चन को आपको एनएसआई और एसआई मानकर दोनों
तरीकों से सॉल्व करना है। ठीक है सर, मतलब सर आपने कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क दे दिए? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, 4 क्वेश्चन सर आपके होमवर्क है। अब हम बात करते हैं सर हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है सर आपके नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या नाम है सर जिसका आपके? नॉन परफॉर्मिंग असेट। क्या नाम है सर आपका? नॉन परफॉर्मिंग असेट। हाँ सर, नॉन परफॉर्मिंग असेट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सर एक्चुअली में नॉन परफॉर्मिंग असेट होती क्या है? सर नॉन परफॉर्मिंग असेट वो असेट जिसमें अब क्रेडिट नहीं है, जिसके अकाउंट में अब क्रेडिट बैलेंस नहीं है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो इनसफिशिएंट है हमारे एक्सपेंसेस, जो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट अकाउंट का, जैसे लाइक इंटरेस्ट, उसको चुकाने के लिए क्या है, वो इनसफिशिएंट है। या फिर सर वो आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब उसने सैंक्शन लिमिट बहुत ज्यादा कर ली है, उसने अपने अकाउंट में से ज्यादा पैसे निकलवा लिए, उसकी ड्राइंग पावर से भी ज्यादा अगर उसने पैसे निकलवा लिए सर, सैंक्शन लिमिट से भी अगर ज्यादा उसने सर अगर ड्राइंग कर ली है, तो सर हम उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं। और हम उस तीनों चीजों, अगर कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है इसमें से, तो सर हम उस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? एनपीए क्लासिफाई कर देते हैं। कब कर देते हैं? या तो क्रेडिट नहीं हो, क्रेडिट अनसफिशिएंट हो, या फिर सर आउट ऑफ ऑर्डर हो। तीनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है सर, तो हम उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है सर। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट सर क्या फर्क पड़ता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट क्लासिफाई कर भी देंगे सर, फर्क ये पड़ता है जो भी इनकम होती है ना, वो आपको सर कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करनी होती है। अपन क्या मानते हैं? अपन को जैसे मान लो सर 100 रुपए का इंटरेस्ट मिलना था, 50 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। मैं क्या करता हूँ, 100 रुपए से अपने पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ। क्यों? क्योंकि 50 रुपए मिला, 50 रुपए एक्लूड इंटरेस्ट के नाम से दिखाता हूँ। बट अगर सर वो नॉन परफॉर्मिंग असेट होगी, तो सर मैं मेरी इनकम कितनी दिखाऊंगा पीएनएल अकाउंट में? ओनली 50 रुपए, जो मुझे कैश बेसिस पे रिसीव्ड हो चुका है। आई बात समझ में? ये फर्क पड़ता है सर नॉन परफॉर्मिंग असेट का। ठीक है सर। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट में सर आपको ध्यान रखना है कि सारी असेट, कब कहेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट और कब कहेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं है। कब कहेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट और कब कहेंगे कि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं है। तो सर जितनी भी असेट है, किसको छोड़कर? एक लीज असेट को छोड़कर और एक हायर परचेज असेट को छोड़कर, हायर परचेज असेट को छोड़कर और लीज असेट को छोड़कर, लीज असेट को छोड़कर, हायर परचेज असेट को छोड़कर, जितनी भी असेट्स है, अगर वो ट्यूशन में ऐसा ही है, तो 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा का पीरियड अगर वो होल्ड करते हैं असेट, तो वो एनपीए माना जाएगा। और अगर वो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का पीरियड होल्ड करते हैं और अगर वो एनएसआई है, तो फिर हम उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट मानेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर, मतलब कहने का मतलब हो गया कि सारी असेट्स, लीज असेट और हायर परचेज असेट्स को छोड़कर, कोई भी ऐसी असेट जिसे हमने 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं उसे ऐसा करते करते, और अगर वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट मानेंगे। अगर वो नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, तो सर हमारी जो टाइम पीरियड है 3 महीने का, वो 6 महीने हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर, समझ में आ गई बात। अगर सर वो लीज असेट है या फिर हायर परचेज असेट है, तो सर आपके एसआई के केस में तो वही 3 महीने, एसआई के केस में तो सर वही कितने महीने? 3 महीने। सर आपके एसआई के केस में तो वही 3 महीने होंगे, लेकिन सर आपके एनएसआई के केस में, लीज असेट के केस में डबल महीने हो जाएंगे। डबल मतलब 12 मंथ हो जाएंगे सर। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना सर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना, या फिर सर मुझे व्हाट्सअप करना। कोई भी लीज असेट है जो कि आपकी नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के लिए, जिसको एन जिसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, जिसके अकाउंट में इतना क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट इनसफिशिएंट है, बट उसको सर 13 महीने हो गए, तो सर वो क्या माना जाएगा? सर आपकी सिंपल सी बात है, नॉन परफॉर्मिंग असेट माना जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ में आ चुका है। एनएसआई के केस में 12 मंथ, हायर परचेज और लीज असेट हो तो, और बाकी असेट्स अदर देन लीज असेट और हायर परचेज के केस में, एनएसआई के केस में 6 महीने, और एसआई के केस में, दोनों ही केस में कितना है? 3 महीने। एसआई के केस में 3 महीने दोनों ही केसेस में, और एनएसआई के केस में दोनों सिचुएशन में, एक में 6 महीने, एक में 12 महीने। क्लियर? हाँ सर। सर इसका कोई ट्यूशन है या फिर सर ये यूं ही? सर ट्यूशन है, और न्यूली एड ट्यूशन है नवंबर 2021 के मॉडल में, और सर बल्कि इसके तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस ट्यूशन के तो आने की। हाँ सर, हाँ सर, हाँ,
ये रहा सर एग्जांपल नंबर 7 सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, न्यूली एडेड क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। क्या लिखा हुआ है सर, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो कि नॉन डिपॉजिटिंग कंपनी है, ठीक है, जिसका मेन एक्टिविटी है इशू करना टर्म लोन और डिफरेंट टेन्योर के लिए, ठीक है। वन ऑफ इट्स मेजर कस्टमर, जिसका एक कस्टमर है मेजर वाला, जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। However, due to fall in demand and non-recovery of existing trade receivable, ABC Limited is facing working capital difficulties, and as on 31st March 2001, outstanding amount in respect to ABC Limited as under। मतलब सर कहने का मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एक बैंक है जिसने अपने कस्टमर एबीसी लिमिटेड को लोन दे रखा है, और 31 मार्च 2001 को जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, जो कि कितना है 250 लाख है, और कितने महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है सर, वो मोर देन 8 मंथ्स, मोर देन 8 मंथ्स। दैट मीन्स सर अगर वो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, ऑल असेट अदर देन लीज असेट और हायर परचेज असेट, तो सर देखो एक बार मेरी बात सुनो, क्या ये हायर परचेज असेट है क्या, नहीं है। क्या ये लीज असेट है क्या, नहीं है। तो सर ये मतलब अदर असेट्स में आ जाती है। अदर असेट्स में अगर ये सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है तो 3 महीने से ज्यादा के पीरियड में एनपीए मानेंगे। अगर नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है तो 6 महीने से ज्यादा के पीरियड में एनपीए मान लेंगे। आई बात समझ में, हाँ सर। इस पे जो इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज है वो कितनी है सर, 30 लाख है। एक्सवाईजेड लिमिटेड फॉलो करता है अक्रूवल सिस्टम फॉर अकाउंटिंग ऑफ इट्स इनकम, मतलब बैंक अक्रूवल बेसिस पर अपनी इनकम को रिकॉर्ड करता है, और उसने 30 लाख की जो इंटरेस्ट की इनकम है, 30 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट की इनकम है उसको अपने उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया। आपको ये बताना है कि जिसने जो ट्रीटमेंट करा है वो क्या सही ट्रीटमेंट करा है या नहीं करा। अगर वो आपकी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, क्या है सर, वो अगर आपकी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो आपको बताना है कि क्या कंपनी ने, क्या बैंक ने सही ट्रीटमेंट करा है या नहीं करा है, आपको ये चीज बतानी है, ठीक है सर। तो अब ये कौन सी कंपनी है हमारे पास, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। तो एक बात बताइए सर, सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है, हाँ सर है। तो फटाफट से एक बार चार्ट पर आ जाए हमारे, हाँ सर ये चार्ट पर आ गए। क्या ये लीज असेट और हायर परचेज असेट है क्या, नहीं सर ये दो असेट नहीं है, तो ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। मतलब ये वाला प्रोविजन लगेगा, हाँ सर ये लगेगा। अब इसमें सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ सर सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या मानेंगे सर, 3 महीने या 3 महीने से ज्यादा वाले पीरियड को देखेंगे। और इस क्वेश्चन में तो सर 8 महीने का पीरियड हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया सर, ये एक तरीके से 3 महीने से ज्यादा पीरियड हो गया, तो मतलब ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है। और नॉन परफॉर्मिंग असेट में जो भी इनकम आप रिकॉर्ड करते हो वो किस बेसिस पे करते हो सर, आप कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो। और इसने किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर ली सर, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर ली। तो सर इसने गलत करा, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इस 30 लाख की इनकम को इसको क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा सर। इस 30 लाख की इनकम को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। आई या नहीं आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गया। ये देख लीजिए सर, बट नॉट रियलाइज नीड टू बी रिवर्स, इसको क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा। आई बात समझ में। सर यहाँ पे जो 6 मंथ लिखा हुआ है वो सर गलत लिखा हुआ है। अगर ये सर 6 मंथ लिखा हुआ है तो सर फिर यहाँ पे नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सर यहाँ पे सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है तो फिर सर यहाँ पे 3 मंथ होने चाहिए, 3 मंथ्स होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है सर। क्योंकि नया मॉड्यूल है तो सर मे भी कुछ गलतियां होंगी, ह्यूमन एरर्स हैं, तो वो सर आपको धीरे धीरे ऐसे नहीं एलिमिनेट करती चलेगी, ठीक है सर। बट आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है सर। तो अब हम बात करेंगे सर हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है सर हमारे हायर परचेज पे प्रोविजन बनाना। अभी हमने किसकी बात कर ली, नेट ऑन फंड की बात कर ली, असेट क्लासिफिकेशन की बात कर ली, हमने प्रोविजन रिक्वायरमेंट की बात कर ली, हमने एनपीए कब होगा कब नहीं होगा इसकी बात कर ली। अब हम पांचवें टॉपिक की बात करते हैं सर, हायर परचेज प्रोविजन की। सर हायर परचेज के प्रोविजन में ध्यान रखना, अगर आपकी 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट ड्यू है, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुए अगर सर 12 महीने हुए हैं तो 0% प्रोविजन, 12 से 24 महीने हो गए तो 10%, 24 से 36 महीने हो गए मतलब 24 से 36 मंथ्स हो गए तो 40%, 36 से 48 हो गए तो 70%, और सर अगर 48 मंथ से ज्यादा हो गए तो 100% प्रोविजन बनाएंगे। सर बनाएंगे किसका, 100% लेंगे किसका सर, एनबीवी। सर ये एनबीवी क्या है, एनबीवी है सर नेट बुक वैल्यू,
ठीक है सर, समझ में आ गया। आपको सर नेट बुक वैल्यू का परसेंटेज निकालना है, वो आपका सर प्रोविजन का अमाउंट होगा। ठीक है सर, अपन एक क्वेश्चन करते हैं सर, इसके बेस पे एक क्वेश्चन है सर, वो मैं करवाता हूँ सर आप। ठीक है सर, तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम करेंगे। बाबू बाबू भाई फाइनेंसिस लिमिटेड इज एन एनबीएफसी प्रोवाइडिंग हायर परचेज सॉल्यूशन। हायर परचेज सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आ गया। हायर परचेज का क्वेश्चन है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को 31 मार्च को बंद करता है। इसका जो इंटरेस्ट ओवर ड्यू है, जो पीरियड है, वो सर कितना है सर, अप टू 12 मंथ है, अप टू 12 मंथ है, फॉर 24 मंथ्स है, फॉर 30 मंथ्स है, फॉर 45 मंथ्स है, फॉर 60 मंथ्स है। ठीक है सर, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है सर, 500, 100, 50, 25, 10। क्या सर हमारे को इंटरेस्ट अमाउंट से मतलब होता है क्या? नहीं सर, हमारे को इंटरेस्ट अमाउंट से मतलब नहीं होता। हमारे को मतलब किससे होता है सर, नेट बुक वैल्यू से। किससे मतलब होता है, नेट बुक वैल्यू से। ठीक है सर, तब आपको क्या करना है सर, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि आपको सर वो चीज़ समझ में आती रहे। हाँ सर, ये सही है, ताकि आपको सर दिखता रहेगा। हाँ सर, एक बात बताइए, अप टू 12 मंथ तक क्या कोई प्रोविजन की नीड होती है क्या? नहीं सर, जीरो प्रोविजन बनता है। तो सर क्या इस 20,000 पर प्रोविजन बनेगा? नहीं सर, 20,000 पर जीरो बनेगा। आई बात समझ में? यस सर। अप टू 24, मतलब सर 12 से 24 मंथ्स के बीच में कितना बनता है सर, 10%। तो सर ये बुक वैल्यू का बनता है सर, बुक वैल्यू कितनी है, नेट बुक वैल्यू 2000। 2000 का 10% कितना होता है सर, 200। यस सर, समझ में आ गया। फिर सर 30 मंथ्स, तो सर 30 मंथ्स का सर 24 से 36 के बीच में आता है। हाँ सर, 40% बनेगा सर। कितना सर, 1250 का 40% निकालेंगे तो सर कितना आएगा सर, 500 रुपये आएगा। आई बात समझ में? यस सर। फिर सर कितना है सर, 45 मंथ्स है, तो सर 36 से 48 के बीच में आ रहा है, तो कितना बनेगा सर, 70%। तो सर 600 का 70% कितना हो गया सर, 420। आई बात समझ में? यस सर। फिर उसके बाद सर कितना है, 60 मंथ्स है, तो सर 60 मंथ्स 48 मंथ से ज्यादा है, तो मतलब 100% किसका सर, बुक वैल्यू का। और बुक वैल्यू कितनी सर, 100। 100 का 100% कितना होगा सर, 100 रुपये होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो सर एक बात बताइए, आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ प्रोविजन कितना हो गया, 1220 रुपये। आई या नहीं, बात समझ में? हाँ सर, ये तो इंटरेस्टिंग है, रेट याद होनी चाहिए, बात खत्म। क्या सर इसका एक एग्जाम्पल लिख लें? हाँ सर, लिख लीजिए इसका एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है सर आपका, वो है सर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 3 सर आपका होमवर्क है। एक तरीके से सर मैंने आपको पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आईसीए की बुक में पीछे दे रखे हैं, वो सारे मैंने आपको सर होमवर्क दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 सर आपके होमवर्क है। पांचों क्वेश्चन सर अलग अलग पांचों कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सर, आपको इनको जरूर जरूर करना है। अगर कोई भी इसमें डाउट आता है तो सर आप मुझसे व्हाट्सअप करके डाउट भी पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर हमारे इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पर, और फिर इसके बाद सर ये हमारा चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। आईसीए के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, जो भी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है इस बुक में, आई एनबीएफसी वाले चैप्टर में, वो हमने सर पूरे कवर कर दिया है। अब सर छठा कॉन्सेप्ट है टायर 1 कैपिटल निकालना। कभी कभार सर क्वेश्चन वाला पूछ सकता है आईसीआई आपसे, जैसे इसका क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन नहीं है, बट सर पूछ सकता है कि कैलकुलेट टायर 1 कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल। तो सर टायर 1 कैपिटल क्या होती है सर, इसे हम बैंकिंग वाले चैप्टर में ढंग से समझेंगे, बट सर अभी एनबीएफसी वाले चैप्टर में सर आप इसे इतना सा समझ लीजिए कि टायर 1 कैपिटल का दूसरा नाम सर नेट ऑन फंड भी होता है। इट मीन्स कि सर जिस हिसाब, जैसे 8 इक्वेशन सॉल्व करने पर आपको नेट ऑन फंड मिलता है, उसी प्रकार से सर आपको 8 इक्वेशन सॉल्व करनी है और टायर 1 कैपिटल निकालना है। मतलब सर नेट ऑन फंड और टायर 1 की कैपिटल की कैलकुलेशन एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है सर, एकदम सेम है, एकदम सेम है सर, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आप नेट ऑन फंड निकालकर सर उसे टायर 1 कैपिटल भी कह सकते हो, टायर 1 कैपिटल भी कह सकते हो। ठीक है सर, बट सर टायर 2 की कैपिटल में कुछ डिफरेंस है। टायर 2 की कैपिटल क्या कहती है सर, जो चीज ढंग से सुनना सर, जो चीज हम टायर 1 कैपिटल निकालते समय यूज कर चुके हैं, उसे अब हम यूज नहीं करेंगे टायर 2 की कैपिटल निकालते समय। जो चीज हम टायर 1 कैपिटल निकालते समय यूज कर चुके हैं, उसे अब हम टायर 2 की कैपिटल निकालते समय यूज नहीं करेंगे। इस कारण से सर मैंने लिखा अदर देन CCPSC, मतलब अदर देन कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
अगर सर कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अगर हमने टायर 1 कैपिटल निकालते समय इंक्लूड कर ली, तो सर टायर 2 कैपिटल निकालते समय हम कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल को इंक्लूड नहीं करेंगे। आई बात समझ में? उसके अलावा अगर कोई कैपिटल है लाइक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो सर हम उसे इंक्लूड करेंगे। क्या सर इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्लूड होगा? नो सर, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल को भी हमने टायर 1 कैपिटल निकालते समय यूज कर लिया है। और उसमें फिर हमारे को क्या जोड़ना है सर? रिवैल्यूएशन रिजर्व का 45%। सर हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज तो किया था टायर 1 कैपिटल निकालते समय, सर कब यूज करा? हमने तो ये कहा था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को हमारे को क्या करना है? कंप्लीटली इग्नोर करना है। कंप्लीटली इग्नोर करना है हमारे को, रिवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़ देना है, हमारे को नहीं जोड़ना टायर 1 की कैपिटल निकालते समय। तो सर हमने टायर 2 की कैपिटल निकालते समय रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या सर पूरा जोड़ना है? नो सर, ओनली 45% जोड़ना है। सर कितना सर? ओनली 45% जोड़ना है। आई या नहीं बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गया। बट सर अनफॉर्चुनेटली हमारी बुक में टायर 1 कैपिटल टायर 2 की कैपिटल पे कोई क्वेश्चन नहीं है एनबीएफसी वाले चैप्टर में। बट सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टायर 1 कैपिटल बताइए, तो आप मानना कि आपसे वो नेट ऑन फंड पूछ रहा है। टायर 2 कैपिटल बताइए, तो जो चीज आप टायर 1 कैपिटल निकालते समय यूज कर चुके हो वो यूज मत करना। उसके अलावा सारी चीजें आप यूज कर लेना, जैसे जितनी भी कैपिटल है अदर देन इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल, उसको यूज कर लेना। उसमें सर आप 45% ऑफ इवैल्यूएशन रिजर्व जोड़ देना। आई या नहीं आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ चुका है। अब हमारे को ढंग से क्लियर हो गया है एनबीएफसी वाला चैप्टर। और सर इसी के साथ हमने एनबीएफसी वाले चैप्टर को भी सर वाइंड अप कर दिया है। आईसीआई की बुक के सारे क्वेश्चन विद सर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स हमने पूरा सर ढंग से कंप्लीट कर दिया। चार्ट्स से कंप्लीट करा है सर। जिनको भी ये सर चार्ट्स चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको ये चार्ट्स अवेलेबल होंगे। और सर इसी के साथ हमने ये चैप्टर सर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज के लिए सर इतना ही। सर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सर अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो हो सकता है सर मे बी बाय बैक या फिर बैंकिंग वाला चैप्टर। तो सर जिसको भी वो चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो सर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। टाटा बाय बाय।